यह जरूरी नहीं है कि जो देख नहीं सकता, जो दृष्टिहीन है, वो दूसरे को मार्ग प्रशस्त नहीं कर सकता, दूसरे को मार्ग नहीं बता सकता। यह जरूरी नहीं है कि जो चल नहीं सकता वो समाज को नेतृत्व नहीं दे सकता है। यह जरूरी कहीं नहीं। सवाल सिर्फ ये है कि जो ऐसे व्यक्ति समाज में हैं जो देख नहीं सकते लेकिन चलने लगे, आगे बढ़ने लगे, जो चल नहीं सकते हैं वो दौड़ने लगे, चाहे बैसाखी लेके ही दौड़ते हो। हमें सिर्फ जरूरत है कि ऐसे मशक्कत करने वाले समाज में जो व्यक्ति हैं, जो अपने बूते पे, अपने मेहनत से, अपने मशक्कत से, अपने दोस्तों के सहयोग से, अपने परिवार के सहयोग से आगे बढ़ते हैं और कभी भी आगे बढ़ने के लिए उन्होंने अपना विल पावर कमजोर नहीं होने दिया। हमें ऐसे व्यक्तियों को पीठ थपथपाना चाहिए। हमें ऐसे व्यक्तियों को समाज के सामने, प्रदेश के सामने, देश के सामने एक दृष्टांत के रूप में रखना चाहिए और हमें उन व्यक्ति के सीख लेकर, अगर हम नहीं चल सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, तो हमें देखने का, चलने का अभ्यास करना चाहिए। पता नहीं कहीं हम दौड़ने लगे और हम वो देखने लगे जो शायद कोई नहीं देखता। नमस्कार, मैं हूँ शिवनाथ झा, aryavartinternational.com के YouTube चैनल कतरन से। भारत की सड़कों से भारत की कहानी के श्रृंखला में आज आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलाता हूँ, एक ऐसे दृष्टिहीन जिसे आंख नहीं है, वह देख नहीं सकता है, लेकिन सुनकर, आपकी बातों को सुनकर जवाब दे सकता है। आपकी बातों को सुनकर जवाब ही नहीं दे सकता है, आपकी समस्याओं का निदान भी कर सकता है। अगर भारतवर्ष के जनगणना को आंका जाए तो 2011 में जो जनगणना हुआ था, उस जनगणना के हिसाब से तकरीबन भारतवर्ष में 2.68 करोड़, संभव है यह संख्या और अधिक हो गई होगी, 3-3.5 करोड़ के आसपास भी पहुंच गई होगी। तो 3.5 करोड़ लोग दिव्यांग हैं, यानी कुल आबादी का तकरीबन 3% लोग दिव्यांग हैं। कोई शरीर से हैं, कोई आंख से हैं, कोई पैर से हैं, लाचार हैं। शरीर से लाचार व्यक्ति को जब तक भारत में अभी जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी नहीं आए थे, उस समय तक हम फिजिकली हैंडीकैप्ड, शरीर से अपंग शब्द से संबोधित करते थे ऐसे व्यक्तियों को। अब अगर किसी भी व्यक्ति को अपंग कहा जाए तो सुनने में अच्छा नहीं लगता है, और यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपंग शब्द को, उसका एक पर्यायवाची शब्द लिया, दिव्यांग। ये दिव्यांग दृष्टि से भी हो सकता है, ये दिव्यांग सुनने में भी हो सकता है, बोलने में भी हो सकता है, मानसिक रूप से भी हो सकता है। तो उन्होंने यह कहा कि हम ऐसे व्यक्तियों को अपंग नहीं करेंगे, फिजिकली चैलेंज्ड भी नहीं कहेंगे, हम ऐसे व्यक्तियों को दिव्यांग बोलेंगे। बोलने से, इस शब्द के बोलने से उसमें उसकी जो दिव्यांगता है वो समाप्त नहीं हो जाएगी, लेकिन जो सुनने वाले लोग हैं सामने, जो इस शब्द को सुन रहे हैं, दिव्यांग शब्द को, उनके मन में बोलने वाले के प्रति कोई नकारात्मक विचार या नकारात्मक सोच नहीं आएगा। भारतवर्ष में दिव्यांगों के लिए जो शरीर से लाचार है, चाहे वो देखने में हो, चाहे चलने फिरने में हो, चाहे मानसिक रूप से हो, सरकार की तरफ से अनेकानेक प्रयास, अनेकानेक जो उनको सहूलियत है, यह प्रदान किया जाता है। लेकिन उसमें भी अगर ऐसे लोग खुद थोड़ा आगे चलकर, खुद थोड़ी मशक्कत कर आगे आएंगे, तो शायद उन्हें सरकारी कोष पे
निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, उन्हें पेंशन पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। सरकार बहुत सारी सुविधाएं देती है। मैं यहाँ पे सरकार का कोई गुणगान नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस बात को कहने में भी तनिक अतिशयोक्ति नहीं है कि सरकार बहुत सारी सुविधाएं देती है, बशर्ते कि आप उसके लायक हैं या नहीं है। हाँ, अगर आप उस पर पैरासाइट हो गए, आप सिर्फ उन सुविधाओं को लेकर उस पर आश्रित हो गए, चलने का नाम नहीं लिए, आगे बढ़ने का नाम नहीं लिए, कोशिश नहीं किए, तो आप पैरासाइट कहलाएंगे। मोहसिन सैफी साहब आज के तकरीबन 3 करोड़ दिव्यांगों के लिए, जिसमें खास करके जो आंख से देख नहीं पा रहे हैं, उनके लिए एक मिसाल है। मोहसिन सैफी साहब ने जो इन दिव्यांगों के बीच रहकर एक इतिहास बनाया है, शायद भारत के लोग उन पे फख्र करेंगे। यह कहानी मैं मोहसिन सैफी साहब के उन तमाम मित्रों को, जामिया मिलिया इस्लामिया के उन तमाम मित्रों को मैं डेडिकेट करना चाहता हूं, जिनके बल पे, जिनके सहयोग से मोहसिन साहब अपना ग्रेजुएशन किए। मैं यह संवाद, यह खबर, यह वीडियो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, बैंकिंग में काम करने वाले तमाम अधिकारियों को और भारत सरकार के नियम के अधीन जो इन लोगों को सहूलियत प्रदान की जाती है, उन तमाम लोगों को यह डेडिकेट करना चाहता हूँ, कर रहा हूँ, जिन्होंने मोहसिन साहब को एक ऐसा अवसर दिया और मोहसिन साहब उसके लायक थे, उसके काबिल थे कि आज वो पंजाब नेशनल बैंक के एक शाखा में डेप्यूटी मैनेजर हैं। अखिल भारतीय स्तर पे जो परीक्षाएं बैंकिंग सर्विस संयोजित करती है प्रोविजनरी ऑफिसर का, उस परीक्षा में उन्होंने बैठकर अव्वल आए और अपनी सेवा शुरुआत की ओरिएंटल बैंक से। ओरिएंटल बैंक का जब पंजाब नेशनल बैंक के साथ मर्जर हो गया, फिर वो पंजाब नेशनल बैंक आ गए। मैं कुछ दिन पहले मोहसिन साहब से मिला था, आज फिर मिला, तो आज मिलने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं उनके बारे में यह जरूर बताऊं। मोहसिन साहब का कहना है कि हम अगर शिक्षित हैं, हम शिक्षा को अलंकृत कर रहे हैं, शिक्षा को अख्तियार कर रहे हैं, शिक्षा को अपने अधीन ला रहे हैं, शिक्षित हो रहे हैं, तो हमारी कोई भी दिव्यांगता, चाहे हम मानसिक रूप से हों, आँख से हों, शरीर के किसी भी अंग से हों, हमारे जीवन में बाधा नहीं डाल सकता, हम आगे बढ़ सकते हैं। मोहसिन साहब जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के उन तमाम छात्रों को, आगे उनका नाम आप सुनेंगे उन्हीं के मुख से, अपने मन से, अपने अंतः मन से धन्यवाद दिया है, जिनके कारण वो ग्रेजुएशन पूरा कर सके। मोहसिन साहब जन्मजात आंख से दिव्यांग नहीं थे, एक बीमारी के कारण उनकी आंख की रोशनी चली गई, लेकिन यहाँ फिर धन्यवाद के पात्र हैं आज की आधुनिक टेक्नोलॉजी, जो मोहसिन साहब को अपने जीवन को अपने पैर पे खड़ा रखने के लिए मददगार हुआ। मोहसिन साहब पंजाब नेशनल बैंक के जो आज के ब्रांच मैनेजर हैं, उनको धन्यवाद दूंगा, जो उन्होंने इस व्यक्ति को लायबिलिटी नहीं समझा, इस व्यक्ति को एसेट समझा। उनके सहयोगी जो एक मोहतरमा है, जिनसे आप आगे सुनेंगे, मैं उन मोहतरमा को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने मोहसिन साहब को एसेट समझे। मोहसिन सैफी साहब, मैं शिवनाथ चा हूँ, जर्नलिस्ट हूँ, और अभी आप हमसे बात कर रहे हैं ये वीडियो पे है। मैं पिछले बार भी आपके पास आया था, तो आपको जिस तरह काम करते हुए देखा, मुझे लगा कि आपके ऊपर एक कहानी करना चाहिए, और अभी आपके ब्रांच मैनेजर से भी मैंने बात की। आप ये बताइए कि हिंदुस्तान में आपके तरह के लोगों की कमी नहीं है, किल्लत नहीं है, बहुत सारे युवा पीढ़ी आपके तरह के हैं।
आप में क्या ऐसा अजूबा चीज़ हुआ, आप कैसे बैंक, पंजाब नेशनल बैंक तक पहुँचे? आप कौन हैं? अपने बारे में विस्तार से बताइए। मैं मोहसिन सैफ़ी हूँ और मैंने ग्रेजुएशन की है बीए इकोनॉमिक्स में जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से 2013-16 बैच का पास आउट हूँ। जी। मेरी पढ़ाई भी मतलब मैं काफ़ी लेट ब्लाइंड हूँ, 2011-12 का ब्लाइंड हूँ। शुरू के 2014 के टाइम में तो मुझे दिखता था, बुक्स वगैरह पढ़ लेता। कैसे ब्लैंक कैसे हो गया? मतलब एक बीमारी है रेटिना पिगमेंटोसा, अच्छा। तो उसके मतलब वो धीरे धीरे करके रेटिना की वजह से दिखता नहीं है उसमें, अच्छा। सेल डेड हो जाते हैं। जी। तो 2014 तक मैं बुक्स वगैरह रीड कर लेता था। जी। 2014 में सेकंड सेमेस्टर में मेरी आई साइट बिल्कुल चली गई। जी। अब उसके बाद मैंने 2.5 साल मतलब मेरे काफ़ी फ्रेंड्स थे, क्लासमेट वगैरह, उन्होंने मुझे पढ़ाया, मेरे सीनियर भी थे, उन्होंने मुझे पढ़ाया, उनके थ्रू मतलब मैं ग्रेजुएशन पास कर पाया। जी। ग्रेजुएशन कौन मित्र थे आपके ऐसे? जैसे मेरे फ्रेंड, एक मेरे सीनियर थे तारिक थे, एक मेरे सीनियर मोहम्मद सिराज थे, जी। जो तारिक भाई किशनगंज से बिलोंग करते हैं, सिराज मालदा वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं। जी। उन दोनों ने मुझे रीड पढ़ाया। फिर मेरे एक क्लासमेट थे सैम बारी, जो गया पटना से बिलोंग करते हैं। जी। सैयद अमानुद्दीन अहमद, एक मेरा फ्रेंड था भूपेश, वो दिल्ली द्वारका का रहने वाला है। मतलब 2014 जब से मैं ग्रेजुएशन में गया, उसने ही मेरी मतलब ऐसे एज ए ब्रदर मेरे साथ हर वक्त रहा वो। जी। जी। ऐसे समझो कि उसका बहुत बड़ा रोल है मेरी ग्रेजुएशन को कंप्लीट कराने में। ओके। 2014 में आपने ग्रेजुएशन किया? हाँ, 16 में किया। जी। 16 में किया। उसके बाद मैंने 16 में ही एडमिशन लिया दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में। अच्छा। लेकिन 2016 में ही मैंने IBPS PO का एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर दिया था। अच्छा। जुलाई में। जी। और मैं इकोनॉमिक्स में दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में गया, तो वहाँ मैंने फर्स्ट सेमेस्टर पास किया। पास करने के बाद मैंने उसी टाइम में एग्ज़ाम दे रहा था। मेरा दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में हमारे एक बहुत ही अच्छे अजीज हैं किंसुक नाग साहब। किंसुक नाग साहब दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के बहुत सीनियर प्रोफेसर थे। और वो संडे, मैं आनंद बाजार पत्रिका में था जब, तो संडे पेज के लिए, संडे जो मैगजीन था हम लोगों का, उसमें वो लिखते भी थे। बाद में वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में प्राइम मिनिस्टर के साथ इकोनॉमिक एडवाइज़र भी बने थे। किंसुक नाग जी। तो उसमें मैंने इकोनॉमिक्स का फर्स्ट सेमेस्टर किया। मतलब वहाँ भी बड़ा अच्छा फ्रेंडली एनवायरनमेंट है बहुत, बस फिजिकली हैंडीकैप के लिए दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है। उसके बाद मार्च में मेरी बैंक में जॉब लगी, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में लगी थी जी। उसके बाद मैं मतलब ट्रेनिंग चलती रही मेरी, मतलब 2 साल तो मैंने ऐसे बैठ कर गुजारे। लेकिन फिर बैंक ने हमारे जोड़ दिया, तो हमारी ट्रेनिंग कंडक्ट कराई गई 2019 में। अच्छा। हाँ, 2019 जुलाई में पहली ट्रेनिंग कंडक्ट करी। फिजिकली हैंडीकैप के लिए बैंक ने पूरा ऑर्गेनाइज किया था जी। उसके बाद हमारे बैंक ने और एक कंपनी हायर करी, इनेबल इंडिया बेंगलोर की है जी। उसने हमें 15 दिन के करीब, 20 दिन 25 दिन के करीब पूरा हमारे ट्रेनिंग सेंटर STC नोएडा में हमें ट्रेनिंग दी। उसने पूरा हमें बताया कि आप क्या काम कर सकते हैं जी। क्या नहीं कर सकते हैं। ये जैसे ये हमारा स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर है जॉज, उस पर वर्क करना बताया, उसमें कि कहाँ वो चलेगा कहाँ नहीं चलेगा, ये सब उन्होंने ही बताया जी। उसके बाद फिर 2000 मतलब पहले फिनिकल 7 था तो इतना एक्सेसिबल नहीं था फिनिकल 7 जी। स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर में। लेकिन फिर 2020 में पंजाब नेशनल बैंक में मर्ज हुआ बैंक, तो यहाँ फिनिकल 10 है। तो फिनिकल 10 पे जॉज जो हमारा स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर है, ये काफ़ी एक्सेसिबल है। मतलब हर एक चीज़ इसमें ऐसी है, HTML फॉर्मेट में है जी। हाँ, तो उसमें क्या है, विजुअली हैंडीकैप को काम करने में बहुत ईजी रहता है। ऐसे नहीं इमेज फॉर्मेट में पूरा सॉफ्टवेयर नहीं है फिनिकल 10, इसकी मेन खासियत यही है। और पहले जब मतलब हमारे बैंक ने पहले हमें सॉफ्टवेयर खरीद के दिए, सॉफ्टवेयर भी काफ़ी कॉस्टली आता है, मेरे ख्याल में 33,000 रुपीज़ की कॉस्ट है इसकी जी। करिश्मा एंटरप्राइज इसे सेल करती है मुंबई में, इंडिया में एक वही सेलर है जी। और ऐसे धीरे धीरे ये जो डिवाइस है, हाँ, इस डिवाइस से आपको कोई तकलीफ
नहीं होती? नहीं होती, कोई तकलीफ कोई तकलीफ नहीं। तो एक तरह से ये वॉइस ओवर देता है। हाँ, आप अपने कस्टमर से स्क्रीन पे जो भी है ये रीड करके मुझे बताए अच्छा, एज पर माई कमांड। जैसे अभी मैं आया आपसे पूछने के लिए, तो आपने मुझे बोला कि आप अपना बैंक अकाउंट बताएं, मैं आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर बताया, हाँ। और सेम चीज़ वो कंप्यूटर ने उस चीज़ को रीड किया और अकॉर्डिंगली वो फिर जो आपका सिस्टम है उस सिस्टम को ट्रांसलेट किया वॉइस ओवर में, हाँ जो फिर हमको बताया। जी। एवरेज जो जिनके पास आँख है और जिनके पास आँख नहीं है, जो दृष्टि नहीं है, जो देख नहीं सकते हैं, उनमें, और जो दृष्टि है, जो देख सकते हैं, मेरे हिसाब से आपका जो वर्क इफिशिएंसी है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है एज़ कम्पेयर टू। आप क्या कहेंगे इस पर? ये तो मतलब वर्क इफिशिएंट तो है, हो जाता, मतलब इच्छा शक्ति की बात है, वो तो सबके लिए, मतलब क्या वो दिखता है उससे दिख, मतलब उसमें साइड मैटर नहीं करती है। जी, मान लो कोई दिखता है तो भी काम ज़्यादा कर रहा है, मुझसे भी ज़्यादा कर रहा है। अब कोई जिसे नहीं दिख रहा है वो अभी आपका यहाँ पोजीशन क्या है? मैं डिप्टी मैनेजर हूँ। डिप्टी मैनेजर। हाँ। आप आए हैं प्रोविजनरी अफसर से? हाँ, पीओ होके आप आए हो ओरिएंटल बैंक से, बाद में मर्ज होने के बाद आप पीएनबी में हाँ। आ गए। इसके आगे भी आप कोई डिपार्टमेंटल एग्जाम देंगे ताकि आपका प्रमोशन होता रहे? अभी मैंने अप्लाई किया है जी। प्रमोशन के लिए, लास्ट 2 ईयर से कर रहा हूँ मैं। आपके साथ इस तरह के जो फिजिकल इनेबिलिटी या डिजेबिलिटी की बात करेंगे, तो कितने ऐसे आपके साथ बैंक में आए थे या आप अकेले थे? नहीं, मेरे साथ मतलब मेरे सर्कल में कम से कम 8-10 फ्रेंड आए थे 2017 में। जी। हाँ, अब वैसे हर साल आ रहे हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आपके माध्यम से एक तरह से ये एक बहुत बड़ा मैसेज है उन तमाम दृष्टिहीन लोगों के लिए, युवाओं के लिए, जो देख नहीं सकते हैं लेकिन ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। क्या कहेंगे आप? देखना, मतलब मैंने जो अपने लाइफ में एक्सपीरियंस करा है, जी। मतलब सभी के लिए, जिसे दिखता है या नहीं दिखता, उसके लिए मेन है एजुकेशन। हाँ, एजुकेशन किसी ने भी हासिल कर ली तो उसका डेवलपमेंट, उसकी फैमिली का डेवलपमेंट, मतलब एक परमानेंट डेवलपमेंट जिसे कहते हैं, वो एजुकेशन के थ्रू हासिल हो सकता है, और कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है मेरी नज़र में। आम तौर पे हम किसी भी चीज़ के लिए होना नहीं होना, समाज में उसकी उपलब्धि या अनुपलब्धि के कारण हम सीधे उंगली सरकार की ओर, व्यवस्था की ओर, प्रशासन की ओर उठाते हैं। अगर हम उस उंगली को अपनी तरफ उठा लें या उस उंगली को अपनी तरफ मोड़ लें और फिर देखें कि हम में कौन सी कमी है जो उस समस्या का समाधान हम नहीं कर सकते, तो शायद समाज में, गांव में, कस्बा में, पंचायत में, प्रदेश में, देश में जितनी समस्याएं हैं, उस समस्याओं में तकरीबन 20 से 25% समस्याएं का समाधान हो जाएगा। हम दूसरों के कंधे पे उन समस्याओं को रख देते हैं। हम कोशिश नहीं करते हैं कि हम उन समस्याओं को अपने हित में ही सही कैसे समाधान कर सकते हैं। आप पीएनबी में बहुत भाग्यशाली ब्रांच मैनेजर हैं, जो करीब 27-28 साल इस ब्रांच में, और ये ब्रांच आपके पीएनबी में बहुत ही प्रॉफिटेबल ब्रांच रहा है राइट फ्रॉम बिगिनिंग। यादव साहब उस समय थे, उस जमाने से, और आपके टेन्योर में ही आपके यहाँ एक दृष्टिहीन एम्प्लॉय है। आप बताइए कि आपको एक मानवीय दृष्टिकोण से कैसा एक ब्रांच मैनेजर फील कर रहा है? सर देखिए, मैंने लास्ट ईयर अगस्त में यहाँ पे ज्वाइन किया था, और मोहसिन जी ने जस्ट मेरे से 1 मंथ बैक ज्वाइन किया था। तो शुरू में, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम किसी ब्रांच में मोहसिन जी टाइप पर्सन से डील किया है, बट उनका जो जज्बा है काम करने का, वो कोई हाइट नहीं है उसकी। वो कभी भी किसी चीज़ को, मैं जैसे टारगेट्स होते हैं हम लोगों के, तो मैं डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ तो उनको भी देता हूँ, तो वो एक्सेप्ट करते हैं। वहाँ जैसे हमारा नेट बैंकिंग का हुआ या कोई चीज़ हुआ, वो आगे बढ़ के अपना आप कहते हैं कि सर लाओ ये चीज़ मैं करा लूँगा, जो जनरली उनके लिए टफ है, बट वो उस चीज़ को भी एक्सेप्ट करते हैं। तो इस टाइप के लोग अगर ऐसी चीज़ें एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो ये पूरे समाज के लिए, हम लोगों के लिए एक आईना है कि भगवान ने या ऊपर वालों के साथ थोड़ा सा अन्याय किया है, बट उस चीज़ को उन्होंने बहुत ही पॉजिटिव वे में लेके हमारे लिए एक मिसाल दी है कि हम क्या क्या कर सकते हैं उनके लिए। तो ये बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है, हमारी ब्रांच के लिए भी वो रोल मॉडल है।
इन्होंने बहुत बेहतरीन चीज़ ये कहा कि जब ये ओरिएंटल बैंक में ज्वाइन किए थे उसके बाद मर्ज हुआ पीएनबी के साथ में, जी और पीएनबी ने जो डिवाइस कंप्यूटर में दिया है, ये महंगा डिवाइस है और इसमें और भी ज़्यादा थोड़ी सी जो क्या बोलेंगे अपग्रेडेशन हो सकता है। यस सर, हम उसके लिए एक बार अपने हेड ऑफिस प्रधान कार्यालय से बात करेंगे कि इसमें मोहसिन जी को क्या हेल्प की जा सकती है, क्योंकि अभी ये पासबुक प्रिंटिंग करते हैं, हमारी जितनी स्टेशनरी है वो मेंटेन करते हैं, जो एटीएम कार्ड्स आते हैं, चेकबुक्स आती हैं, वो एक्सेल पे पूरी शीट तैयार होती है इनकी। इवन मैं नाम लूंगा, ये एक्सेल से पूरा देख के बता देंगे कि इस बंदे की चेकबुक आई है, पासबुक आई है, नहीं आई है, और इवन कस्टमर को कॉल कर देते हैं कि आपका चेकबुक आ गया है, पासबुक आ गया है, ब्रांच से आके कलेक्ट कर लें। तो ये बहुत बड़ी सर्विस है, पूरा डेटा अपने आप मैनेज करना विदाउट आईज। तो ये हम लोग भी थोड़ा टफ हो जाता है करने के लिए, बट ये पूरा मैनेज करके सीट को रखा हुआ है। और मुझे एंट्री के लिए, जनरली आपने ब्रांचेस में देखा होगा, एंट्री के लिए हमेशा लड़ाई होती है। ये आपको मेरी ब्रांच में एंट्री के लिए कभी लड़ाई नहीं मिली, चाहे भले ही 5 लोगों की लाइन लगे, चुपचाप काम होता रहता है। तो ये मेरी ब्रांच के लिए, बैंक के लिए बड़ा अच्छा है, और ये एसेट है। आई विल से ये बैंक के लिए एसेट्स है, ये लाइबिलिटी नहीं है, एसेट्स है। ये जिस भी ब्रांच में जाएंगे, अभी इनका प्रमोशन भी ड्यू है, मैं कहता हूँ ऊपर आगे प्रमोशन हो जाए। पिछले दिनों मैंने एक कहानी इसी संदर्भ में कहानी किया था। वो कहानी ये था कि अगर भारतवर्ष में जो पेंशनधारी है, अगर पेंशनधारियों का पूरा एक शोध, उन पर शोध किया जाए और भारत सरकार कितने पैसे पेंशन पे खर्च करते हैं, सरकार के किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो विधवा पेंशन हो या फिर दिव्यांग का पेंशन हो या सरकारी अवकाश प्राप्त करने के बाद लोग पेंशन प्राप्त करते हो, तो आने वाले दिन में इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि आने वाले दिन में भारत सरकार को या किसी भी प्रदेश की सरकार को अपना जो बजट पेश करेगी, उस बजट में पेंशन के लिए एक बहुत बड़ा भाग रखना पड़ेगा। मैं यह नहीं कहता हूं कि पेंशन नहीं मिलना चाहिए, लेकिन मैं यह इसके पक्षधर भी नहीं हूं कि पेंशन की राशि इतनी अधिक हो जाए, सरकारी कोष पे उसका इतना अधिक भार हो जाए कि हमारा समाज में, हमारे देश में, प्रदेश में विकास अवरुद्ध हो जाए। मेरा नाम वंदना तिवारी है और अभी मैंने रिसेंटली ही यहाँ पे ज्वाइन किया है। और जब मैंने एंट्री ही की थी और तो मुझे यहाँ पे सीट दी ब्रांच मैनेजर ने, तो मैंने देखा यहाँ पे स्पीकर्स लगे हुए थे। मैंने कहा थोड़ा सा ऑकवर्ड था मेरे लिए। फिर मैंने इनको देखा, मतलब फिर पर्सनली इनको जब देखा तो मैंने कहा हमारे बैंक में ये सब चीज़ें भी हैं, ठीक है। मैंने फिर इन्हें जब पर्सनली देखा कि इनके पास स्पीकर्स क्यों लगे, फिर मैंने एनालिसिस किया कि इनके कुछ प्रॉब्लम है, मतलब स्पेशल है पर्सन है ये। तो फिर मैंने ये देखा कि बैंकिंग में कभी मैंने ऐसा देखा नहीं था, एक्चुअल में कभी मैंने देखा नहीं था। मैंने सुना था कि ऐसे होते हैं लोग बैंकिंग में, बट मैंने पर्सनली कभी देखा नहीं था। तो मैं देख के काफ़ी शॉक हुई थी कि मतलब हमारे इंडिया में ऐसे लोगों को आगे बढ़ाया जाता है। और स्पेशली गवर्नमेंट बैंक में मैंने देखा, अभी तक मैंने प्राइवेट में ही काम किया था, मैंने गवर्नमेंट में देखा और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और ये देख के कि मतलब हम नॉर्मल लोग, ह्यूमन बीइंग, जिसको चलना आता है, सुनना आता है, देखना आता है, हर चीज़ के लिए केपेबल है और इनके पास आई साइट नहीं है, स्टिल ये इतनी एफिशिएंसी से काम करते हैं कि अगर हमारे को थोड़ी देर के लिए भी लाइट चली जाती है तो हम चल नहीं पाते हैं, देख नहीं पाते हैं। लेकिन ये इतनी एफिशिएंसी से काम करते हैं, हमें लगता भी नहीं है कि ये देख नहीं सकते, क्योंकि प्रॉपर एकदम अच्छे से काम करते हैं, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी प्रॉब्लम के। तो ये देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। भारत की सड़कों से भारत की कहानी की श्रृंखला को हम आगे ले चलेंगे, लेकिन आपसे एक निवेदन है। और निवेदन यह है कि अगर आपके समाज में, आपके घर के आसपास, आपके गांव में, आपके पंचायत में, आपके प्रदेश में ऐसे कोई भी व्यक्ति हैं जो अपनी मेहनत और मशक्क़त से अपनी ज़िंदगी को संवारे हैं, समाज के लिए एक दृष्टांत बने हैं, परिवार के लिए एक दृष्टांत बने हैं, तो उन्हें पीठ जरूर थपथपाइए। क्योंकि यह जरूरी नहीं है कि जिन्हें आंख है वो समाज के मार्गदर्शक बने। यह जरूरी नहीं है कि जो चल सकते हैं वो आपको आगे चलने के लिए नेतृत्व दें, क्योंकि दृष्टिहीन व्यक्ति भी
नेतृत्व दे सकता है। शरीर से बैसाखी लेकर चलने वाला भी व्यक्ति नेतृत्व दे सकता है, बशर्ते कि उसका विल पावर बहुत ही स्ट्रांग हो। और मोहसिन साहब इसके जीवंत उदाहरण है। मैं अपने इस कतरन यूट्यूब चैनल से उन्हें बहुत 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 आभार व्यक्त करता हूँ और यह कोई भगवान से, ईश्वर से, अल्लाह से मनाता हूँ कि वो अपने जीवन में अव्वल आए। नमस्कार।